गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर फर्स्ट एब्सेंट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट सेट्स के बारे में, यूनिट नंबर सेकंड सबसेट के बारे में, ठीक है, और यूनिट नंबर सेकंड होमोमॉर्फिज्म समाकारिता के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम अमूर्त बीजगणित में यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित, उसका यूनिट नंबर थर्ड कौन सा, वलय एवं पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे आज यूनिट नंबर थर्ड। देखो क्या पढ़ेंगे, वलय पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, वलय पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वलय यानी रिंग, वलय यानी रिंग, वलय के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, इसलिए आर से दिखाते हैं इसको, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखो, माना आर कोई एल समुच्चय है। क्या पढ़ रहे हैं, वलय रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या माना डेफिनेशन, माना आर कोई एरिक समुच्चय है जिसमें कम से कम एक अवयव है। ठीक है, माना आर कोई एरिक समुच्चय है जिसमें कम से कम एक अवयव है। ब्रैकेट में लिख लेना कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नहीं है। कई तुम आर को रियल नंबर मान रहे का समुच्चय नहीं है। रिंग बोल रहे वाले को इंग्लिश में, इसलिए आर सेट माना आर कोई एरिक समुच्चय है जिसमें कम से कम एक अवयव है। आर वास्तविक संख्या का समुच्चय नहीं है, ये चीज याद रखना। कहीं तुम आर को रियल नंबर का सेट मानो। ठीक है, आगे देखो, तथा मानो अभी तक हमने ग्रुप में क्या पढ़ा था, कोई जीए ग्रुप था, उसमें एक संक्रिया होती थी, स्टार होती थी। अब हम क्या करेंगे, दो संक्रिया पढ़ेंगे आर के साथ, एक प्लस वाली और एक डॉट वाली। पहले हमने जी ग्रुप था, उसके बाद एक ही संक्रिया पढ़ी थी, कोई भी प्लस माइनस डॉट या कुछ भी, या प्लस 5 या मल्टीप्लाई 6, कोई सी भी। यहाँ पे हमने दो संक्रिया, एक तो प्लस की और एक डॉट की। क्या हुआ देखो, तथा मानो प्लस और डॉट कोई दो संक्रियाएं हैं। माना प्लस और डॉट कोई दो संक्रियाएं हैं, प्लस तथा डॉट सामान्य योग तथा सामान्य गुणक संक्रियाएं
एक चीज ध्यान रखना, माना प्लस और डॉट कोई दो संक्रियाएं है, प्लस और डॉट सामान्य योग और सामान्य गुणन की संक्रिया नहीं है। तुम इसको समझ रहे हो कि दो अंकों को प्लस करना है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी आ सकता है इसके लिए। प्लस संक्रिया के लिए कोई सी भी संक्रिया आ सकती है, सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए। एक संक्रिया योग के लिए होती है और एक डॉट के लिए होती है, ठीक है। ये योग के लिए जैसे नहीं होती कि तुम 2 + 3 कर दोगे तो 5 आ जाएगा, नहीं, वहां पे जो नियम लागू हो रहा हो उसको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो संक्रिया यूज हो रही है सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए यूज किया है। ये प्लस वो वाला प्लस नहीं है, ये डॉट वो गुणन वाला डॉट नहीं है, ये संक्रिया के लिए है। किसके लिए? संक्रिया के लिए है। तब संरचना R प्लस डॉट एक वलय कहलाती है यदि यह निम्न अभिग्रही को लागू करती है। निम्न अभिग्रही मतलब निम्न रूल को, देखो क्या बोलो, वलय आर कोई एरिक समुच्चय है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, जब तो एरिक होगा। आर रियल नंबर का सेट नहीं है तथा माना प्लस और डॉट बोलते हैं प्लस डॉट कोई दो संख्याएं हैं, प्लस तथा डॉट सामान्य योग, सामान्य जोड़ वही करते वो वाला योग प्लस नहीं है, तो सामान्य गुणन यानी गुणा करते वो वाला डॉट नहीं है, संक्रिया ही नहीं है। तब संरचना आर एरिक समुच्चय प्लस डॉट एक वलय रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रिंग कहलाती है यदि यह निम्न रूल्स को लागू करती है। निम्न रूल का लागू नहीं, पालन करती है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, का पालन करती है, ठीक है। फर्स्ट पहला नियम देखो, पहला क्या बोल रहा है कि आर और प्लस आवेगी समूह क्या है? फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि आर प्लस आर की प्लस के साथ संख्या ले ली तो वो आवेगी समूह है। क्या आवेगी के लिए क्या बताया था तुमको फर्स्ट चैप्टर में? आवेगी समूह वही होगा जिसमें क्रम विनिमयता लगेगी। क्या लगेगी? क्रम विनिमयता। आर प्लस आवेगी समूह है क्या? पहला रूल, ठीक है। देखो कैसे, आर इसके 4 कंडीशन है। आर यानी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? ए और बी आर के एलिमेंट है तो ए प्लस बी वो भी किसका आर का एलिमेंट होगा? सावर्तता। ठीक है, आर प्लस आवेगी समूह है अर्थात आवेगी समूह है तो आवेगी में क्या होना चाहिए? क्रम विनिमयता होनी चाहिए पहली बात तो। और समूह भी बोला उसमें, समूह बोली तो समूह वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ए और बी आर में है तो ए प्लस बी संक्रिया, संक्रिया बोलना ए प्लस बी संक्रिया, ठीक है। ये प्लस वो वाला प्लस नहीं है, वो भी किसमें होगी? आर में, सावर्तता समूह की वजह से। दूसरी R2 क्या कह रहा है? यदि ए और बी जो है, ए और बी किसमें? ए और बी और सी क्या था समूह में? दूसरी कंडीशन साचर्यता की, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के साचर्यता। ये भी किसकी कंडीशन थी? किसकी कंडीशन थी? समूह की।
थर्ड देखो R3, यदि A बिलोंग टू R है तो 0 एक एलिमेंट होगा R में such that कि A प्लस 0 इक्वल होगा A प्लस 0 इक्वल होगा A इक्वल टू 0 प्लस A। यहाँ 0 योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए यहाँ 0 योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है तथा ये 0 सामान्य शून्य नहीं है। कोई भी समूह हो, क्या हो, कोई भी समूह, तो उस समूह के अंदर कोई भी तत्समक अवयव हो सकता है। यहाँ से दिखाने के लिए मैंने 0 लिया है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये सच वाला ही 0 है क्या, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 0 सामान्य शून्य है, सामान्य शून्य नहीं है जाएगा, ठीक है। क्या बोला देखो R प्लस आवेदी समूह होना चाहिए, तो पहले समूह की कंडीशन समवर्तता होनी चाहिए, साचर्यता होनी चाहिए। A कोई एलिमेंट R में 0 एक एलिमेंट होगा R में इस प्रकार कि A प्लस 0 इक्वल टू A इक्वल टू 0 प्लस। यहाँ 0 योग संक्रिया के तत्समक अवयव है, ना कि 0 है, तत्समक अवयव है, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए किया ये, तथा 0 सामान्य शून्य नहीं है। आ गया अगली कंडीशन देखो R4 क्या है, प्रत्येक A बिलोंग टू R के लिए, प्रत्येक A बिलोंग टू R के लिए B एक अवयव ऐसा होगा R में कि such that A प्लस B इक्वल होगा 0 इक्वल टू B प्लस C। प्रतिलोम अवयव कंडीशन, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव। यहाँ B A का प्रतिलोम अवयव है, यहाँ B का क्या है, A का प्रतिलोम अवयव है, इसके लिए योग संक्रिया के लिए, B A का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव है। समझ में आई आपके? ये देखो और लास्ट कंडीशन, ठीक है, लास्ट कंडीशन देखो आवेदी भी होना चाहिए, तो आवेदी वाली कंडीशन भी लिखेंगे R5 यहाँ यदि A और B दो एलिमेंट R के, तो A प्लस B इक्वल होना चाहिए B प्लस AB, करामूली मेथड। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए किसमें, वलय के अंदर। आज इसका सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर जाके क्या होगा, एक वलय कहलाएगी। अलजेब्रा है, एक ध्यान रखना है कि यदि तुम एंट्रेंस की तैयारी भी करोगे एमएससी के लिए, आईआईटी जेईई के लिए, मतलब आईआईटी में तुम एमएससी करना चाहते हो, आईआईटी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एमएससी करना चाहते हो, एंट्रेंस देना पड़ेगा। ये पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स का पेपर है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर में तुमने रियल एनालिसिस पढ़ी होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना है इसको, ठीक है। लेंथी, थोड़ा टर्म्स लेंथी है इसके अंदर,
और इनको यूज करना आना चाहिए। समझो, देखो क्या बोला डेफिनेशन। माना आर कोई एरिक समुच्चय है जिसमें कम से कम एक अवयव है, क्योंकि एरिक समुच्चय में कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए। आर वास्तविक संख्या का समुच्चय नहीं है, आर एक समुच्चय है ना कि वास्तविक संख्या का। ये रियल नंबर नहीं है, ये रिंग है। तथा माना प्लस संख्या डॉट संख्या, कोई दो संख्याएं प्लस और डॉट, सामान्य योग प्लस सामान्य गुणन संख्या नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो क्या बोला तब संरचना आर प्लस संक्रिया डॉट संक्रिया एक वलय कहलाती है यदि यह निम्न अभिग्रह रूल का पालन करती है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि आर प्लस, पहले इसके साथ संक्रिया, आबेली यानी कर्मणी में समूह यानी ग्रुप, ये कंडीशन है। अर्थात पहला आर यदि इंप्लाई दैट ए और बी आर के अंदर है तो ए प्लस बी भी आर में होना चाहिए समर्थ। यदि ए बी और सी आर में है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वो भी आर में होना चाहिए, मतलब सात नियम का पालन होना चाहिए इसमें। थर्ड आर थ्री, यदि ए आर में है और जीरो भी आर में है, ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए इक्वल टू ए आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जीरो योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है तथा यहाँ जीरो सामान्य शून्य नहीं है। जब हम शून्य मानते हैं वो शून्य नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यूज किया है। जीरो है क्या यहाँ पे तत्समक अवयव, किसके लिए, योग के लिए। आगे आर प्रतिलोम, एक तो था ग्रुप में था या नहीं, प्रतिलोम प्रत्येक ए बिलोंग टू आर के लिए बी आर में इस प्रकार है कि ए प्लस बी इक्वल होगा तत्समक अवयव जीरो इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ बी ए का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव है। आर फाइव आबेली होना चाहिए, आबेली के लिए समूह, कोई भी समूह है वो कर्म विधि में होना चाहिए। यहाँ ए और बी आर के एलिमेंट है तो a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए की। आगे की समझ में, ठीक है। तो ये हो गया पहली कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है, अभी दो कंडीशन और बाकी है इसकी, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे दो कंडीशन और लिखते हैं इसकी। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो आगे देखो सेकंड कंडीशन, योग अभिग्रहित योग के लिए, अब गुणन के लिए लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिखना योग अभिग्रहित, योग नियम, योग के लिए, ठीक है। वो वाला योग नहीं है, योगा वाला योग वो नहीं है, योग यानी प्लस संक्रिया के लिए। आगे देखो दूसरी,
सेकंड गुणन अभिगणित, गुणन अभिगणित। देखो गुणन अभिगणित, फर्स्ट इसमें R1, पहला R1 योग अभिगणित हो गया, योग नियम हो गया, गुणन नियम। पहली R1 देखो, यदि A और B R में है, इंप्लाई दैट A और B R में है, तो क्या होगा A डॉट B वो भी किसमें होगा R में। पहली कंडीशन कौन सी कंडीशन, सामर्थ्यता गुणधर्म ये होना चाहिए। दूसरी R2, यदि A B और C R में है, तीन एलिमेंट R में, तो A डॉट B डॉट C इक्वल होना चाहिए A डॉट B डॉट C के। सार्वजनिक गुणधर्म, सार्वजनिक गुणन अभिगणित ले रहे मतलब R डॉट ले रहे R प्लस योग अभिगणित R डॉट के लिए कि A B बिलोंग टू R है, तो A डॉट B भी R में होना चाहिए। A B और C R में है, A डॉट B डॉट C इक्वल होना चाहिए A डॉट B डॉट C के। ठीक है। थर्ड कह रहा है R3, यदि A B और C R में है, तो A प्लस B डॉट C इक्वल होना चाहिए A डॉट C प्लस B डॉट C। बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, कौन सा लो, डिस्ट्रीब्यूट लो पढ़ा ना। यदि A प्लस B डॉट C है, तो A डॉट C प्लस B डॉट C होना चाहिए। आया ना। आया समझ में। तो इसका एक और लिखना लिख सकते हो कि यदि B प्लस C डॉट A दिया हुआ है, B डॉट A प्लस C डॉट A बंटन का नियम कोई सा भी लिखो, पता ना बंटन का नियम ये हो गया। डॉट के लिए यूज करोगे जा रहे हो A डॉट C प्लस है प्लस B डॉट C, ऐसे B डॉट A प्लस C डॉट A आ गया। समझ में आ गया। ये लिख लो, ये होगी तुम्हारी, तो क्या होगी ये, तब ये एक वजह कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वजह कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तब वो वजह कहलाएगी। कब, जब R प्लस आबेली समूह यानी समर्थता हो, साचल्यता हो, योग के लिए दसवां हो, योग के लिए प्रतिलोम हो, और कर्मनिमित्ता हो योग के लिए, और R डॉट के लिए समर्थता हो, साचल्यता हो और बंटनता हो, तो R प्लस डॉट संरचना एक वजह कहलाती है। क्या कहलाती है, एक लिंक कहलाती है। ये चीज समझ में आ गई। ये हो गई रिंग की डेफिनेशन। अब हम आगे रिंग की डेफिनेशन को आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग टाइप की रिंग्स पढ़ेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग टाइप की रिंग्स पढ़ेंगे। इसको बिठा दो, चलिए आगे देखो, आगे देखो।
इसका नीचे वाली का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ऊपर वाला तो आ ही गया ना, नीचे वाले उसको मिटा दो ऊपर वाले। ले लिया, चले आगे, देखो आगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि योग के लिए तो कर्म विधि में है, वजह के अंदर, रिंग के अंदर योग के लिए तो कर्म विधि में है, ठीक है। यदि वो गुणन के लिए भी कर्म विधि में हो जाए, क्या हो जाए, गुणन के लिए भी कर्म विधि में हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, कर्म विनिमिता वजह कहलाती है। देखो अगली डेफिनेशन सेकंड, कर्म विनिमय वजह, क्या बात हुई, कर्म विनिमय वजह माना आर प्लस डॉट, माना आर प्लस डॉट क्या है, एक वजह है। डेफिनेशन इस बार में कर्म विनिमय वजह की, माना आर प्लस और डॉट एक वलय है, तो आर प्लस डॉट कर्म विधि में वलय, कर्म विधि में वलय कहलाती है। यदि माना आर प्लस डॉट एक वलय है, तो आर प्लस डॉट कर्म विधि में वलय कहलाती है यदि समुच्चय आर गुणन संक्रिया के लिए, इसके लिए गुणन संक्रिया के लिए भी कर्म विधि में हो। देखो इधर हमने अभी पढ़ा था कि योग के लिए तो कर्म विधि में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी वलय की, गुणन के लिए नहीं पढ़ा था। तो कर्म विधि में वलय क्या कहलाती है, वो वलय थी, उसमें योग के लिए कर्म विधि में था क्योंकि वो समूह था। माना आर प्लस एक वलय है, तो आर प्लस डॉट कर्म विधि में वलय कहलाती है यदि समुच्चय आर गुणन संक्रिया के लिए कर्म विधि में हो। कौन सी संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए कर्म विधि में हो। योग के लिए तो था आ गई बदलो, ठीक है, गुणन के लिए होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, कर्म विधि में क्या कहलाएगी, कर्म विधि में वलय कहलाएगी, ठीक है। जैसे देखो ए और बी बिलोंग टू आर है, तो होना चाहिए ए डॉट बी इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए के, ठीक है। इनको बात लिखो, ए डॉट बी इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए के, सच दैट ए और बी बिलोंग टू आर। आई ये चीज समझ में,
ये होगी क्रम विधि में वलित। अब हम पढ़ेंगे तत्सम की वल्य इकाई अवयव सहित वल्य। ये सेकंड होगी। अब थर्ड पढ़ेंगे। देखो थर्ड कौन सा है? थर्ड हम पढ़ेंगे तत्सम की वलय या इकाई अवयव सहित वल्य। क्या पढ़ेंगे? तत्सम की वल्य या इकाई अवयव सहित वल्य। ठीक है, क्या होती है? देखो यही समझो तत्सम की वल्य। अब तुमने योग के लिए तत्समक अवयव तो इसमें देख लिया पहले। अब आबेली की फर्स्ट कंडीशन, रिंग की पहली कंडीशन क्या थी कि वो आबेली समूह होना चाहिए। समूह है तो उसमें योग के लिए तत्समक अवयव है। अब यहाँ फिर उसने तत्समक बोल दिया और वलय भी बोल दिया। वलय है तो योग के लिए तत्समक अवयव तो इसमें है। तत्समक ही बोला है, इसका मतलब गुणन के लिए तत्समक अवयव होना चाहिए। और गुणन के लिए तत्समक अवयव होता क्या है? इकाई। क्या होता है? इकाई होता है। इसलिए उसने आगे बोल दिया इकाई अवयव सहित वलय। इकाई अवयव हो वैसा वलय बनाना है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आएगी होगी, बस लिखना है, लिख देते हैं। देखो डेफिनेशन देखो, माना कि R प्लस और डॉट, माना कि R प्लस और डॉट एक वलय है। माना R प्लस और डॉट एक वलय है। क्या एक वलय है? आगे देखो क्या बोला? माना R प्लस डॉट के एक वलय है, तब वलय R प्लस और डॉट तत्सम की वलय या इकाई सहित, इकाई अवयव सहित, इकाई अवयव सहित वलय कहलाती है। यदि वलय R प्लस और डॉट में गुणन के लिए तत्समक अवयव वन बिलोंग टू R विद्यमान हो तथा यहां वन सामान्य पूर्णांक, पूर्णांक देख लो 1 2 3 4 नहीं है। ये चीज तुम्हारे को ध्यान रखनी है। यहाँ 1 तथा यहाँ 1 सामान्य पूर्णांक नहीं है, वो 1 2 3 4 वाला 1 नहीं है। ठीक है ना, ये 1 गुणन के लिए तत्सम अवयव है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए अपने 1 को लिया है। ठीक है, देखो
ए कोई एलिमेंट है, देखो ए गुणन के लिए तत्सम अवयव 1 क्या आना चाहिए, ए 1 डॉट ए, जहां पे ए और बिलोंग टू आर और 1 बिलोंग टू बी आर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो कौन सा कहलाता है, तत्समकी वाले या इकाई अवयव सहित वाले, तत्समकी वाले या इकाई अवयव सहित वाले कहलाता है। कब कहलाता है, जब a डॉट 1 इक्वल हो a इक्वल टू 1 डॉट a, ठीक है। तो वो कौन सी कहलाती है, तत्समकी वाले या इकाई अवयव सहित वाले। आई चीज समझ में, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लो डेफिनेशंस का, फिर आगे चलते देखो। लिखिए इसको, चले आगे देखो, आगे देखो, आगे डेफिनेशन। आगे डेफिनेशन देखो, फोर्थ, शून्य भाजक रहित वलय। कौन सी, शून्य भाजक रहित वलय। देखो क्या नाम है, शून्य भाजक रहित शून्य भाजक रहित वलय। क्या बोलती है वो शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय बोलती है। डेफिनेशन देखो, माना आर प्लस और डॉट, माना आर प्लस और डॉट एक वलय है। क्या है, माना शून्य भाजक रहित वलय, माना आर प्लस और डॉट एक वलय है, ठीक है। तब वलय आर प्लस और डॉट शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है। माना आर प्लस डॉट एक वलय है, तब वलय आर प्लस डॉट शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है। यदि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, तो a डॉट b नॉट इक्वल टू 0, तो सब इम्प्लाई दैट a और b बिलोंग करते हैं R में, ठीक है। क्या बोला, माना R प्लस डॉट एक वलय है, तब वलय R प्लस डॉट
शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है। यदि a डॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 हो, a डॉट b वो भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या यदि a इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 0 हो, a डॉट b वो भी 0 होना चाहिए। दोनों ही डेफिनेशन सेटिस्फाई है। आया समझ में? आगे समझ में? ये हो गया शून्य भाजक रहित वलय। कौन सी भाजक रहित वलय? शून्य भाजक रहित वलय। माना r प्लस डॉट एक वलय है, तब वलय r प्लस डॉट शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है। यदि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो a डॉट b नॉट इक्वल टू 0 होगा। a इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 0 हो, तो a डॉट b इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। आगे समझे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। चले आगे, देखो आगे देखो, फिफ्थ डेफिनेशन देखो। अगली डेफिनेशन है फिफ्थ, शून्य भाजक सहित वलय। शून्य भाजक सहित वलय। देखो क्या बढ़ती है? शून्य भाजक सहित वलय। देखो माना r प्लस और डॉट, माना r प्लस और डॉट, माना r प्लस और डॉट एक वलय है, तब r प्लस और डॉट, r प्लस और डॉट शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है। यदि हमारा r प्लस डॉट एक वलय है, तब r प्लस डॉट शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है। यदि यदि माना r प्लस डॉट एक वलय है, तब r प्लस डॉट शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है। यदि a नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, तो भी a डॉट b इक्वल टू 0। ठीक है? अब सर कहोगे तुम कि सर कैसे पॉसिबल है? देखना क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा।
ठीक है ना, एक एग्जाम्पल करेंगे। देखो क्या बोला, माना आर प्लस डॉट एक वलय है, तब आर प्लस डॉट शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि किन्हीं भी दो अवयवों के लिए किन्हीं भी दो अवयवों के लिए ए और बी बिलोंग टू आर के लिए क्या बोला, माना आर प्लस डॉट एक वलय है, तब आर प्लस डॉट शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि किन्हीं भी दो अवयवों ए और बी बिलोंग टू आर के लिए ए इक्वल टू 0 हो और बी इक्वल टू 0 हो, तो भी ए डॉट बी इक्वल टू 0 ठीक है। दूसरी, यदि ए डॉट इक्वल टू 0 हो या और बी डॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। तो ये शून्य भाजक सहित वलय की डेफिनेशन है। ए नॉट इक्वल टू 0 हो, बी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। यदि ए इक्वल टू 0 हो, बी इक्वल टू 0 हो, तो ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, तो ये किसकी डेफिनेशन है, शून्य भाजक रहित की डेफिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते रहो। ले लिया इसके स्क्रीनशॉट। ठीक है, आज हमने पढ़ा सबसे पहले वलय के बारे में पढ़ा, वलय के बारे में पढ़ लिया, पूर्णांक प्रांत और क्षेत्र की डेफिनेशन कल पढ़ेंगे अगली क्लास में ना। वलय में पढ़ लिया हमने रिंग, उसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि फर्स्ट कंडीशन कि वो आबेली समूह होना चाहिए, आबेली यानी सवर्तता होना चाहिए, साचर्यता होना चाहिए, योग के लिए तत्समक अवयव होना चाहिए और योग के लिए प्रतिलोम अवयव होना चाहिए और कर्म विधि में होना चाहिए योग के लिए। ये था योग के लिए। उसके बाद गुणन के लिए पढ़ा, गुणन के लिए हमने सवर्तता पढ़ ली, साचर्यता पढ़ ली और बंटनता का नियम होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, उस संरचना आर प्लस और डॉट को क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सी रिंग पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी वो कौन सी, कर्म विनिमय वलय। अब तुम्हें पता है कि आर प्लस के लिए तो कर्म विनिमय पहले हो गया, बचा किसके लिए, डॉट के लिए। कर्म विनिमय वलय क्या कहलाएगी, जिसमें आर डॉट यानी गुणन के लिए समुच्चय आर क्या हो, कर्म विनिमय हो। उसके बाद हमने पढ़ा तत्समकी वलय, जिसमें गुणन के लिए इकाई अवयव विद्यमान हो, यानी कि इकाई तत्सम अवयव विद्यमान हो, वो तत्समकी वलय होगी, इकाई अवयव सहित वलय। उसके बाद शून्य भाजक रहित और शून्य भाजक सहित इन वलय की डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। जब तक इनको पढ़ो, अच्छे से समझो, डेफिनेशन समझोगे तो इनको अप्लाई करना आसान हो जाएगा। डेफिनेशन नहीं समझोगे आगे थ्योरम्स में प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, अच्छे से करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।